नमस्कार। दयानंद ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कृषि संकाय के जो विद्यार्थी हैं उनके कृषि रसायन का कल एक फर्स्ट टॉपिक हुआ था। आज हम सेकंड टॉपिक की चर्चा करेंगे। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, जहां तक मैं आपसे आशा करता हूं कि फर्स्ट टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा और आप कंटिन्यू जुड़े हुए रहिए। बिल्कुल आपको 100% समझ में आएगा, अच्छी तरह समझ में आएगा। लेकिन समझ में तब भी आएगा जब आप कंटिन्यू रोज लगातार इस वीडियो को देखोगे और साथ साथ अपने हाथ से क्या बनाओगे, नोट्स बनाओगे। यदि नोट्स नहीं बनाओगे, केवल देखा फिर ही किया, तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये फाइनल मान के चलना, साथ साथ नोट्स बनाने हैं। और जब तक मैं आपका टॉपिक शुरू करता हूँ तब तक आप अपने मित्रों के साथ में इसको एक बार शेयर कर दें और सभी एक साथ जुड़ जाएं। चलो हम शुरुआत करते हैं। देखिए आपका जो टॉपिक था पीछे वाला कृषि रसायन का, कि कृषि रसायन की हम बात कर रहे थे, कृषि रसायन की हम बात कर रहे थे। तो इस रसायन में हमें आज हम पढ़ रहे थे मोनोसेकेराइड, है ना। तो मोनोसेकेराइड की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले मोनोसेकेराइड की हम चर्चा कर रहे थे। तो देखिए मोनोसेकेराइड की हम बात कर रहे थे। भाई मोनोसेकेराइड क्या होते हैं? सेकेराइड, मोनोसेकेराइड्स के बारे में हमने ये पढ़ लिया था। मोनो का मतलब होता है एकल, सेकेराइड्स का मतलब होता है शर्करा। जो एकल शर्कराएं हैं उनको हम क्या कहते हैं? मोनोसेकेराइड्स कहते हैं। इन मोनोसेकेराइड्स की हमने परिभाषा भी पढ़ी थी और उस परिभाषा में ये पढ़ा था मोनोसेकेराइड के रूप में कि वह सरलतम शर्कराएं जिन्हें जल अपघटन के द्वारा और सरल अणुओं में नहीं तोड़ा जाता है। जल अपघटन के द्वारा और सरल अणुओं में नहीं तोड़ा जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? मोनोसेकेराइड कहते हैं। अब देखिए मोनोसेकेराइड के जो एग्जाम्पल थे उसमें आपने पढ़ा था कि 6 कार्बन वाली हेक्सोज शर्कराएं पड़ी थी। उस हेक्सोज संरचना में हमने पढ़ा था जो एग्जाम्पल थे उसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गलक्टोज पढ़े थे। हम आज बात करेंगे ग्लूकोज की और उसके बाद में बात करेंगे फ्रक्टोज की। तो देखिए ग्लूकोज और फ्रक्टोज की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए इनका सामान्य सूत्र C6H12O6 होता है। ग्लूकोज या फ्रक्टोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6 होता है। जब इस शर्करा की क्रिया जल के साथ में करवाई जाती है तो उसके 2 अपघटित रूप निकलते हैं, एक ग्लूकोज निकलता है और एक फ्रक्टोज निकलता है। ये चीज हमें अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। तो हम बात करेंगे आज ग्लूकोज और फ्रक्टोज की। तो आइए हम इसके साथ में जुड़ते हैं। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए ग्लूकोज और फ्रक्टोज का सामान्य सूत्र C6H12O6 होता है। आपको नोट के रूप में मैं लिख रहा हूं कुछ पॉइंट, उसका ध्यान देना है कि ग्लूकोज एवं गलक्टोज में एल्डिहाइड समूह होता है जबकि फ्रक्टोज में कीटोन समूह होता है। तो आप ये लिखोगे ग्लूकोज, क्या लिया आपने? ग्लूकोज एवं गलक्टोज। ग्लूकोज एवं गलक्टोज में एल्डिहाइड समूह होता है। कौन सा समूह होता है? एल्डिहाइड समूह। जबकि फ्रक्टोज में क्या होता है? कीटोन समूह होता है। जबकि फ्रक्टोज में कीटोन समूह होता है। ओके, अब देखिए दोनों की हम संरचना के द्वारा पता चलेंगे कि किसमें कीटोन समूह होता है और किसमें एल्डिहाइड समूह होता है। दोनों की संरचना देख लीजिए एक बार, आप आराम से देखिए, इजी वे में बनानी कैसे पहले वे देख लीजिए आप। 1 2 3 4 5 और 6, C6 लिखे, इसी के साथ इसको बना लो। 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन लिख दिया आपने। अब देखिए H आता है यहां पे, OH
इसके बाद में वापस H, यहाँ पे OH, और इसके बाद में यहाँ पे H, यहाँ पे OH, और यहाँ पे होता है CH2OH। काउंट कर लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए। ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 और 6 कंप्लीट है। ये कौन सा समूह है? CHO समूह। एल्डिहाइड समूह है कि नहीं है? ये किसकी संरचना होगी? ग्लूकोज की संरचना होगी। किसकी संरचना होगी? ग्लूकोज की संरचना। इसमें किसी कोई प्रॉब्लम है तो अभी मुझे बता दीजिए। ये ग्लूकोज की संरचना होगी, इसमें एल्डिहाइड समूह उपस्थित हैं, जबकि फ्रक्टोज में कौन सा समूह उपस्थित रहेगा? कीटोन समूह। तो लिखिए फ्रक्टोज की संरचना, CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CH2OH। अब यहाँ पे आपने क्या लिख दिया? C डबल बॉन्ड O लिख दिया। अब यहाँ पे क्या लिखना आपको? यहाँ पे लिखना OHH, OHH, OHH। काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे कितने हैं? 6। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आ गए। 1 2 3 4 5 6 आ गए। ये कौन सा समूह है आपके पास में? कीटोन समूह। कौन सा समूह है? कीटोन समूह। तो ये आपकी किसकी संरचना हो जाएगी? फ्रक्टोज की। किसकी संरचना हो जाएगी? फ्रक्टोज की। अरे समझ में आया कि नहीं आया? ये आपको केवल सूत्र पता होना चाहिए। ग्लूकोज का सूत्र, ये किसका सूत्र है? फ्रक्टोज का सूत्र है। क्योंकि ग्लूकोज और ग्लूकोज में कौन सा समूह पाया जाता है? एल्डिहाइड। जबकि फ्रक्टोज में कौन सा समूह पाया जाता है? कीटोन। ये चीज हम अच्छी तरह समझ में आ जानी चाहिए। अब देखिए, ये तो थे आपके मोनोसेक्राइड। अब मोनोसेक्राइड के बाद में हम पढ़ेंगे डाइसेक्राइड। कौन सेक्राइड पढ़ेंगे? डाइसेक्राइड। देखिए उनकी बात कर लेते हैं हम, डाइसेक्राइडों की। मोनोसेक्राइड हो गए, उसके बाद में ओलिगोसेक्राइड, सॉरी, ओलिगो सेकेराइड। नंबर 2 ओलिगोसेकेराइड। अब इस ओलिगोसेकेराइड में हम देखते हैं कि ओलिगोसेकेराइड क्या होते हैं। 2 शब्द लिखे हैं आपके पास में। एक तो क्या लिखा है? ओलिगो, ओलिगो, और दूसरा क्या लिखा गया है? सेकेराइड। ओके। अब ओलिगो और सेकेराइड है। ओलिगो का मतलब होता है फ्यू। फ्यू का मतलब क्या होता है? बहुत कम, या हम कह सकते हैं कुछ, या क्या कह सकते हैं? कुछ। जबकि जो सेकेराइड है, इसका मतलब क्या होता है? शर्करा। क्या होता है? शर्करा। सेकेराइड का मतलब होता है शर्करा, और ओलिगो का मतलब होता है एफ्यू यानी कुछ, और सेकेराइड का मतलब क्या होता है? शर्करा। अब देखिए इसकी हम परिभाषा की बात करते हैं। सबसे पहले ओलिगोसेकेराइड है, उसकी परिभाषा हम किस प्रकार से नोट करेंगे? तो देखिए परिभाषा में हम लिखते हैं, सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा, परिभाषा में क्या लिखेंगे कि वह शर्कराएं जो जल अपघटित होकर 2 या 2 से अधिक या 10 से कम, कि वह शर्कराएं जो जल अपघटित होकर 2 या 2 से अधिक लेकिन 10 से कम श्रृंखलाएं बनाती है, सत्य बनाती है, संरचनाएं बनाती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ओलिगोसेकेराइड कहते हैं। जो सरल श्रृंखलाएं बनाती हैं उसको हम क्या कहते हैं? ओलिगोसेकेराइड कहते हैं। तो इसमें लिखिए वह शर्कराएं जो जल अपघटित होकर, वह शर्कराएं जो जल अपघटित होकर 2 या 2 से अधिक, वह शर्कराएं जो जल अपघटित होकर 2 या 2 से अधिक, परंतु 10 से कम, 2 या 2 से तो क्या है? अधिक है, परंतु 10 से कम सरल
शर्कराओं, सरल शर्कराओं को उत्पन्न करते हैं उन्हें ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। कि वह शर्कराएं जो जल अपघटित होकर 2 या 2 से अधिक परंतु 10 से कम सरल शर्कराओं को उत्पन्न करते हैं उन्हें ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। कौन सैकेराइड कहते हैं? ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। अब इस ओलिगोसैकेराइड में आपको एग्जाम्पल देखना है कि ओलिगोसैकेराइड के कौन कौन से होते हैं, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले इनमें ये देखिए कि वह शर्कराएं जो किससे अपघटित होती है? जल से अपघटित होती है। 2 या 2 से अधिक परंतु कितनी? 10 से क्या होती है? कम। क्या बनाती है? सरल शर्कराएं बनाती है। उन्हें क्या कहते हैं? ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं इनकी कि भाई इसमें कौन कौन सी होती है, तो डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड। इसके एग्जाम्पल है, पहला लेते हैं हम डाइसैकेराइड, दूसरा ट्राइसैकेराइड, तीसरा टेट्रासैकेराइड। अब जो ये श्रृंखलाएं होती हैं वह 2 या 2 से अधिक लेकिन 10 से कम श्रृंखलाओं का निर्माण करती है, उन्हें हम ये कहते हैं। जैसे डाइसैकेराइड में आप सुक्रोज है, लैक्टोज है, माल्टोज ले सकते हो। इसके एग्जाम्पल में आप सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज ले सकते हो। जबकि जो ट्राइसैकेराइड है, इस ट्राइसैकेराइड का एग्जाम्पल होता है वह होता है रेफिनोज, और टेट्रासैकेराइड होता है स्टेकियोज। इसमें तो हम लिखते हैं रेफिनोज। क्या लिखते हैं? रेफिनोज। और इसको लिखते हैं स्टेकियोज। क्या लिखते हैं? स्टेकियोज। रेफिनोज और स्टेकियोज, ये इनके बारे में हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अब आपको ये देखना है कि जो भी आपके पास में डाइसैकेराइड है उसकी हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। इनके बारे में सुक्रोज के बारे में हम जानकारी लेंगे सबसे पहले। तो यहाँ तक आप एक बार साथ साथ उतार लें, उसके बारे में हम आगे की बात करते हैं। तो ये एक बार आप नोट कर लें सभी विद्यार्थी। अब देखिए इसके बाद में यदि हम आगे की बात करेंगे तो आगे क्या होता है, देखिए ध्यान से कि जो भी आपके पास में डाइसैकेराइड्स होते हैं, उन डाइसैकेराइड्स की बात करते हैं। इनका सामान्य सूत्र आपने क्या लिखा था? सुक्रोज में क्या लिखा था? C12 H22O11 लिखा था। ये क्या होता है? सुक्रोस होता है। क्या होता है? सुक्रोस। ओके। अब क्या करते हैं सुक्रोस में हम सबसे पहले यदि सुक्रोस की बात करें तो सुक्रोस में आपको यह देखना है कि इसमें 2 मोनोसैकेराइड होते हैं। 2 मोनोसैकेराइड इकाइयाँ होती है। कितनी? 2 मोनोसैकेराइड इकाइयाँ होती है। ये जो दोनों मोनोसैकेराइड इकाइयाँ हैं, इन दोनों मोनोसैकेराइड इकाइयों में क्या ध्यान देना है आपको कि दोनों मोनोसैकेराइड इकाइयों में कहना कि एक अणु ग्लूकोज का होता है तो दूसरा अणु पेंटोज या हेक्सोज का होता है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो इसमें 2 मोनोसैकेराइड इकाइयाँ हैं, उसमें लिखना है एक अणु ग्लूकोज का होगा तो दूसरा अणु पेंटोज कह सकते हैं या इसको क्या कहेंगे? हेक्सोज का होगा। एक अणु तो ग्लूकोज का होगा, दूसरा अणु पेंटोज या हेक्सोज का होगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो C12 H22O11 है। इसकी क्रिया आप सुक्रोज की क्रिया किसके साथ में करवा दो? जल के साथ में करवा दो। और जल के साथ में तनु अम्लों की उपस्थिति में करवाओगे, तनु अम्ल। तो तनु अम्ल की उपस्थिति में इसकी क्रिया करवाओगे तो 2 इकाइयाँ बन जाएगी, एक ग्लूकोज बन जाएगी, एक फ्रक्टोज बन जाएगी। C6
H12O6 प्लस C6H12O6, ये ग्लूकोज रहेगा, ये फ्रक्टोज रहेगा, इसको हम क्या कहेंगे, हेक्सोज भी कहेंगे। क्या कहेंगे, हेक्सोज भी। यहाँ पे कार्बन 12 है, 6 दूनी 12 हो गए। हाइड्रोजन 22, 2 24 है, यहाँ पे 12 दूना कितने हो गए, 24। ऑक्सीजन कितने, 11 और 1 12, तो 6 6 कितने हो गए, 12। तो ये होता है इसका दोनों इकाइयों के रूप में अपघटनीय रूप। क्या होता है, अपघटनीय रूप। किसका, डाइसैकेराइड का। अब डाइसैकेराइड होते हैं, इसमें कुछ विशेष बातें हैं, वह आपको ध्यान देनी है, नोट करके लिखनी है। नोट डाल के ऐसा लिखना है आपको विशेष तौर से कि कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं। पहला बिंदु इसमें यह ध्यान रखना है, सुक्रोज को सामान्य शर्करा भी कहते हैं। सुक्रोज को सामान्य शर्करा भी कहते हैं। पहला पॉइंट हो गया कि सुक्रोज को सामान्य शर्करा भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट ये लिखना है, इसमें एक अणु ग्लूकोज का, दूसरा अणु फ्रक्टोज का होता है। एक अणु किसका होता है, ग्लूकोज का, तो दूसरा अणु किसका होता है, इसमें फ्रक्टोज का होता है। तीसरा अणु ये लिखना है, यह गन्ने एवं चुकंदर में पाया जाता है। ये गन्ने एवं चुकंदर, ये गन्ने एवं चुकंदर में पाया जाता है। ये गन्ना एवं चुकंदर में पाया जाता है। नंबर 4 लिखना है आपको, इसमें लैक्टोज को दुग्ध शर्करा भी कहते हैं। आप ये लिख देना इसमें एक लाइन और, लैक्टोज को दुग्ध शर्करा भी कहा जाता है। लैक्टोज को कौन सा शर्करा कहा जाता है, दुग्ध शर्करा। तो ये इंपॉर्टेंट 2 चीजें हैं, इनको दोनों का विशेष तौर से ध्यान रखना। गन्ने चुकंदर को ध्यान रखना और इसके दोनों इकाइयों के नाम आप ध्यान रखना कि इसमें कौन कौन से विघटन पाए जाते हैं। इसी प्रकार से यदि हम बात करेंगे माल्टोस की, एक बार माल्टोस को देख लेते हैं। माल्टोस किस प्रकार से होता है, माल्टोस का सूत्र होता है C12H22O11। ये भी किसका सूत्र है, माल्टोस का, कि C12H22O11 किसका सूत्र पाया जाता है, माल्टोस का सूत्र पाया जाता है। अब इसका आप माल्टोस का यदि आप अपघटन करते हो जल के साथ में, तो विशेष तौर से ध्यान देना कि C12H22O11 प्लस H2O लिखते हो। यदि आप इसका तनु अम्लों के साथ में क्रिया करवाते हो, तो तनु अम्लों के साथ में क्रिया करके C6H12O6 इकाइयाँ बनाते हैं। कितनी इकाइयाँ बनाते हैं, 2। और इन दोनों इकाइयाँ किसकी होती है, ये ग्लूकोज की होती है। इसमें क्या उपस्थित नहीं होता है, इसमें फ्रक्टोज उपस्थित नहीं होता है। क्या पाई जाती है, दोनों इकाइयाँ ग्लूकोज की पाई जाती है। यदि माल्टोस का आप जल के साथ में तनु अम्लों की उपस्थिति में अपघटन करवाते हो, तो दोनों इकाइयाँ किसकी बनती है, ग्लूकोज की बनती है। किसकी बनती है, ग्लूकोज की। तो ये चीज़ हमें अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। और जो ग्लूकोज की दोनों इकाइयां बनती है, इन दोनों इकाइयों के मध्य ग्लाइकोसाइडिक बंध पाया जाता है। तो दोनों मोनोसेक्राइडों के मध्य बंध को ग्लाइकोसाइडिक बंध कहते हैं। इसमें आप लिख सकते हो, इसमें दोनों ग्लूकोज इकाइयों के मध्य बनने वाले बंध को ग्लाइकोसाइडिक बंध कहते हैं। इनके मध्य जो बनने वाला जो बंध होता है दोनों इकाइयों के मध्य, उसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बंध कहते हैं। कौन सा बंध कहते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बंध कहते हैं। तो ये होता है आपका मोनोसेक्राइड
सो मोनोसेक्राइड के बाद में ये ओलिगोसेक्राइड था, उसके बाद में इसके बाद हम पढ़ेंगे पॉलीसेक्राइड। तो डाइसेक्राइड के जो प्रकार थे इसमें डाई ट्राई टेट्रा, तो डाइसेक्राइड में ये चीज़ें आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी है, इनका आपको पता होना चाहिए। इस रिएक्शन में दोनों इकाइयाँ किसकी बनेगी, ग्लूकोज की, तो इसमें एक क्या बनेगा ग्लूकोज और एक क्या बनेगा फ्रक्टोज। तो ये दोनों चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ में आना चाहिए कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज की इकाइयाँ किस प्रकार से व्यक्त की जाती हैं। एक बार मैं इसकी आपको संरचना बना के दिखा देता हूँ कि ग्लाइकोसाइडिक बंध किस प्रकार से बनता है। तो देखिए ग्लाइकोसाइडिक बंध के बारे में बात करते हैं, एक बार दोनों की संरचना बता देता हूं मैं आपको। कि दोनों के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बंध पाया जाता है, किस प्रकार से बनता है। तो आराम से हम ग्लाइकोसाइडिक बंध की बात करते हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। अब इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, OH, इसमें क्या है HOH, वापिस OH, यहाँ पे क्या है कि CH2OH, यहाँ पे H और यहाँ पे भी H, इन दोनों को भी यहाँ पर हम एक बार देखते हैं। तो अब देखिए यहाँ से जो इकाई शुरू होती है, यहाँ पे O है और इसके मध्य बंध पाया जाता है। तो CHO एल्डिहाइड समूह आया कि नहीं आया। अब इसके बाद में जो उधर वाली दूसरी वाला है उसमें क्या होता है कि वही कार्बन नंबर इसके मध्य और इसके मध्य क्या है O है, तो ये भी CHO प्रकृति दर्शाएगा। अब CHO प्रकृति ये दर्शाएगा, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में CH2OH आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा H आ जाएगा, इसके बाद में यहाँ पे OH HOH, ये चीज़ आप लिख दोगे नहीं लिख दोगे। अब ये HOH की जो स्थिति है, इन स्थिति को आप एक बार यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लेना, एक बार OH यहाँ पे आएगा OH और यहाँ पे क्या आएगा H, तो पुनः इसमें ये वापस क्या हो जाएगा विपरीत हो जाएगा। तो इधर क्या जाएगा OH आ जाएगा और यहाँ पे क्या जाएगा H और यहाँ पे क्या रहेगा H। अब इस कार्बन में और इस कार्बन के दोनों के मध्य ये जो बंध पाया जाएगा, इस बंध को हम कौन सा बंध कहेंगे, ग्लाइकोसाइडिक बंध। कौन सा बंध कहेंगे, ग्लाइकोसाइडिक बंध। ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको कि ये भी ग्लूकोज है, ये भी ग्लूकोज है। इस कार्बन के और इस कार्बन के बीच में ये प्रथम श्रृंखला का कार्बन नंबर कौन सा है 4 और दूसरी श्रृंखला का कार्बन नंबर कौन सा है फर्स्ट। दोनों के मध्य जो ऑक्सीजन के द्वारा जो बॉन्ड पाया जाता है उस बॉन्ड को हम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। कौन सा बॉन्ड कहते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। तो ये चीज़ आपको अच्छी तरह समझ में आना चाहिए कि ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड किस प्रकार से बनता है। और जो अगली क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे पॉलीसेक्राइड। यहाँ तक प्रत्येक चीज़ को अच्छी तरह से देखना, साथ साथ नोट्स बनाना। यदि ना समझ में आए तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में उस संबंधित टॉपिक का नाम बताना या कमेंट करना, ये चीज़ मेरे समझ में नहीं आई है, उससे संबंधित आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद।